कभी सोचा है कि दो ऐसे कट्टर दुश्मन जो एक दूसरे को फूटी आंख न सुहाते हों, वो अचानक एक ज्यादा बड़े और ताकतवर दुश्मन से लड़ने के लिए हाथ मिला लें? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर ये कोई कहानी नहीं, बल्कि 1916 में भारत में घटी एक बिल्कुल सच्ची और हैरान कर देने वाली घटना है, जिसे हम आज लखनऊ समझौते के नाम से जानते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या जानी दुश्मन भी एक साझा मकसद के लिए एक हो सकते हैं? लखनऊ समझौता इसी सवाल का एक ऐसा जवाब है जिसने उस वक्त के हिंदुस्तान की सियासत में भूचाल ला दिया था। चलिए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। चलिए जरा उस दौर में चलते हैं, 20वीं सदी की शुरुआत का भारत। हवा में आज़ादी की एक उम्मीद तो थी, लेकिन उस पर ब्रिटिश राज का भारी दबाव और आपस की फूट का गहरा डर भी था। उस वक्त हिंदुस्तान की सियासत में दो सबसे बड़ी आवाज़ें थीं। दोनों आज़ादी तो चाहती थीं, लेकिन उनके रास्ते, उनकी मंजिलें बिल्कुल अलग-अलग थीं। एक तरफ थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी, जो एक सेक्युलर मिले जुले भारत की बात करती थी, और दूसरी तरफ थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एएमएल, जिसे ये डर सता रहा था कि आज़ाद भारत में जहां हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, कहीं मुसलमानों के अधिकार दबकर न रह जाएं। मतलब इरादे तो दोनों के नेक थे, लेकिन एक दूसरे पर भरोसे की कमी एक बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ी थी। लेकिन फिर साल 1916 में लखनऊ में कुछ ऐसा हुआ जिसने सियासत के सारे समीकरण ही बदल दिए। ये जो दो नदियां अलग अलग दिशा में बह रही थीं, वे अचानक एक धारा में मिल गई। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा समझौता किया जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव तक हिला दी। यही था वो मशहूर लखनऊ पैक्ट। तो भाई, आखिर इस समझौते की मेज पर ऐसा क्या था? वो कौन सी बड़ी मांगे थी जिन पर ये दोनों कट्टर प्रतिद्वंदी एक साथ आने को राजी हो गए? ये सिर्फ एक दिखावे का हाथ मिलाना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ एक सोचा समझा एक्शन प्लान था। देखिए, इस समझौते का सबसे अहम और शायद सबसे विवादित हिस्सा था पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स को मानना। इसका सीधा सा मतलब था कि मुसलमान सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट देकर चुनेंगे। कांग्रेस, जो हमेशा से एकजुट चुनाव की बात करती थी, उसके लिए ये मानना एक बहुत बड़ा कदम था, पर वो राजी हुई। क्यों? क्योंकि उस वक्त सबको लगा कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये एक जरूरी समझौता है। और बात यहीं नहीं रुकी। समझौते में यह भी तय हुआ कि केंद्र सरकार में 1/3 मतलब 1/3 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व होंगी। ये उस समय की मुस्लिम आबादी के अनुपात से कहीं ज्यादा था, लेकिन आपसी भरोसा बनाने और एकता दिखाने के लिए ये कदम भी उठाया गया। इसके अलावा उनकी मांगों की लिस्ट भी काफी मजबूत थी। सबसे बड़ी मांग थी भारत के लिए स्वशासन यानी होम रूल, मतलब भारतीय अपने फैसले खुद लेंगे। उन्होंने ये भी मांग की कि विधान परिषदों का कार्यकाल 5 साल का हो, ताकि सरकार में थोड़ी स्थिरता आए, और लंदन में बैठी इंडियन काउंसिल को खत्म किया जाए, जो भारत के मामलों में बेवजह दखल देती रहती थी। लेकिन सोचने वाली बात है कि ऐसे ऐतिहासिक समझौते अपने आप तो नहीं हो जाते। आखिर कौन थे वो बड़े नेता, वो दूर की सोचने वाले लोग जिन्होंने इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया? इस कहानी के दो सबसे बड़े हीरो थे। एक थे कांग्रेस के गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने कांग्रेस के अंदर की आवाजों को शांत किया और सबको इस समझौते के लिए मनाया। और दूसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो उस वक्त एक बहुत ही अनोखी भूमिका में थे। वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के सदस्य थे। सही मायनों में वो दोनों के बीच एक पुल का काम कर रहे थे। जिन्ना की कोशिशें इतनी कामयाब रहीं कि सरोजिनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत तक कह दिया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस पल में भविष्य को लेकर कितनी उम्मीदें और कितनी आशाएं थीं। तो क्या ये एकता हमेशा बनी रही? इस समझौते का भारत की आज़ादी की लड़ाई पर आखिरकार क्या और कैसा असर हुआ? चलिए जरा इसकी विरासत को भी समझ लेते हैं। इस समझौते का असर तो फौरन ही दिखने लगा। पहली बार हिंदू और मुसलमान एक होकर ब्रिटिश सरकार के सामने खड़े हुए। उनकी एकजुट मांगों ने सरकार पर जबरदस्त दबाव बनाया, और इसी दबाव ने भविष्य में होने वाले संवैधानिक सुधारों, जैसे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के लिए रास्ता तैयार किया। लखनऊ समझौते ने एक सीधी और साफ सच्चाई को साबित कर दिया कि जब भारतीय एक होते हैं तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसने ब्रिटिश हुकूमत को ये साफ साफ संदेश दे दिया था कि अब उनकी फूट डालो और राज करो की नीति के दिन लदने वाले हैं। और आखिर में बस एक सवाल,
आज जब हम अपने आसपास इतने मतभेद और दूरियां देखते हैं, तो क्या 100 साल से भी ज्यादा पुराना ये समझौता हमें कुछ सिखा सकता है? क्या ये मुमकिन है कि अलग-अलग सोच और विचारधारा के लोग एक बड़े और साझा लक्ष्य के लिए फिर से एक हो सकते हैं?